हेलो दोस्तों, दिस इज सचिन बंसल और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, क्लास 12th एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड यानी आज के जमाने में, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है आज का जमाना, आज के वक्त में सिक्योरिटी के क्या मायने हैं पॉलिटिक्स के अंदर। सिक्योरिटी किस किस टाइप की होती है, किस तरीके से उसका क्लासिफिकेशन है और कैसे सिक्योरिटी चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं, ये सारी बातें इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए जी, सबसे पहले बात करते हैं सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी का मतलब होता है बेटा फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट, यानी किसी भी तरह का अगर खतरा है तो उस खतरे से आजादी को ही क्या कहते हैं? सिक्योरिटी कहा जाता है। किसी भी तरह का खतरा है, उस खतरे से आजादी को क्या कहा जाता है? सिक्योरिटी कहा जाता है। अगर खतरा नहीं है मतलब आप सिक्योर हो, सिंपल सी बात है। इसके दो हिस्से आते हैं, एक ट्रेडिशनल और एक नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मतलब जैसे नाम में है ट्रेडिशनल, यानी जो पुराना चलता आ रहा है, ठीक है। और नॉन ट्रेडिशनल मतलब जो अब नया है। तो पहले पुराना समझ लेते हैं, फिर नया भी समझ लेंगे भाई। पुराना क्या है? पहले के टाइम में अगर हम ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात करें तो पहले के टाइम में दो तरीके के खतरे होते थे। एक देश के बाहर से जो खतरा है और एक देश के अंदर जो खतरा है। देश के बाहर से कैसा खतरा आ सकता है भाई? वॉर हो सकती है। देश के बाहर से कैसा खतरा आ सकता है? वॉर हो सकती है। तो पहले के टाइम में सबसे बड़ा खतरा वॉर का ही था कि एक देश ने दूसरे देश पर हमला कर दिया, यानी मिलिट्री एक्शन कर दिया। तो एक्सटर्नल थ्रेट क्या है? मिलिट्री एक्शन। इंटरनल थ्रेट क्या है? यानी देश के अंदर क्या खतरे हैं? देश के अंदर खतरा यह है कि भाई आपके देश के अंदर कोई ऐसा है जो आपके देश को तोड़ना चाहता है। जैसे आज के टाइम में इंडिया में कश्मीर अलग होना चाहता है, वहां पे लगातार ये बात उठती रहती है, लगातार ऐसे ग्रुप पनपते रहते हैं जो कश्मीर को अलग करना चाहते हैं। एक समय पंजाब के बारे में ये बात कही जाती थी, हमारे देश में नागालैंड है। ऐसे कई राज्य हैं जहां पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है। ये वो लोग हैं जो इंडिया से उन राज्यों को अलग करना चाहते हैं। तो सेपरेटिस्ट मूवमेंट पहली चीज हो गई। दूसरी हो गई सिविल वॉर। सिविल वॉर मतलब जब एक ही देश के अंदर दो बड़े ग्रुप आपस में लड़ने लग जाते हैं, रिलीजन की वजह से, एथनिसिटी की वजह से, लैंग्वेज की वजह से, किसी भी वजह से वो आपस में लड़ सकते हैं। तो अगर ऐसा आपके देश में होता है तो ये भी एक खतरा ही है ना। आम जो इंसान है उसकी जान को तो खतरा ही है। तो इसे हम कहते हैं सिविल वॉर। तो एक्सटर्नल के अंदर हो गया वॉर, इंटरनल के अंदर हो गया सेपरेटिस्ट मूवमेंट और सिविल वॉर। नॉन ट्रेडिशनल में क्या आएगा, इसे हम हालांकि बाद में पढ़ेंगे और डिटेल में। बट नॉन ट्रेडिशनल के अंदर दो आते हैं, ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी। इसे थोड़ी देर में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल हम ट्रेडिशनल पर फोकस कर रहे हैं। ट्रेडिशनल में हमें खतरा पता चल गया कि भाई अगर बाहर से खतरा होगा तो कोई वॉर कर रहा है, और देश के अंदर खतरा है यानी कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो रही है या सिविल वॉर हो रही है, राइट। अब देखते हैं कि कैसे हम इन खतरों से बच सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके देश पर मिलिट्री एक्शन होता है, यानी कोई और देश हमला कर देता है, तो ऐसे में सरकार के पास क्या ऑप्शन है? ऐसे में गवर्नमेंट के पास तीन बेसिक ऑप्शन है। तीन बेसिक ऑप्शन है। पहला ऑप्शन सरेंडर कर दो। पहला ऑप्शन क्या है? सरेंडर कर दो कि भाई हमसे नहीं हो रहा, छोड़ के चले जाओ। अब ऐसा नॉर्मली गवर्नमेंट नहीं करती। कोई भी गवर्नमेंट ये तो बताएगी नहीं कि भाई हमारी ऑफिशियल पॉलिसी है कि अगर कोई हम पे हमला करेगा तो हम सरेंडर कर देंगे। सिंपल सी बात है, कोई नहीं बोलेगा ऐसा। तो इसलिए इस पॉलिसी को एडवर्टाइज नहीं किया जाता एज अ नेशनल पॉलिसी। ठीक है जी। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका है टू प्रिवेंट द अदर साइड फ्रॉम अटैकिंग बाय प्रोमिसिंग टू रेज द कॉस्ट ऑफ वॉर। टू रेज द कॉस्ट ऑफ वॉर का क्या मतलब है? इसका मतलब है आप लड़ाई को लंबा खींचो। जब आपको पता है कि आप जिंदा नहीं बचोगे, सामने वाला देश आपको मार ही देगा, तो कोशिश करो कि लड़ाई को लंबा खींच पाओ। जितना लंबा लड़ाई खींचेगी, सामने वाले की हिम्मत टूटती जाएगी। जैसे आज के टाइम में रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, 2025 में भी 2-3 साल हो गए हैं इनकी लड़ाई को, लेकिन अभी तक लड़ाई सुलझने का नाम नहीं ले रही। वजह क्या है? वजह यह है कि यूक्रेन जो है वो लड़ाई को लंबा खींच रहा है। लगातार उसे अमेरिका से आर्म सप्लाई हो रही है, यूरोप से आर्म सप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से यूक्रेन इस वॉर को लंबा खींच रहा है। और 3 साल हो गए, रशिया जैसा बड़ा देश अभी तक यूक्रेन पे कब्जा नहीं कर पाया है। वजह क्या है? कि टू रेज द कॉस्ट ऑफ वॉर, वॉर की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। ठीक है। तीसरा, टू डिफेंड इटसेल्फ, भाई अपने आप को बचाओ, ट्राई करो, उसके लिए सामने वाले पे अटैक करो। ठीक है, डिफेंड करो अपने आप को। तो तीन तरीके होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के पास, तीन चॉइसेस होती हैं किसी भी गवर्नमेंट के पास
अगर उसके ऊपर मिलिट्री अटैक होता है तो। अब इसमें एक और चीज आ जाती है, कई बार आप कोशिश करते हो कि हमला हो ही ना। जैसे अगर एक देश के पास न्यूक्लियर वेपन है तो दूसरा देश उससे लड़ने से पहले दो बार सोचेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं इससे लड़ा और इसने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर दिया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। बात सही है ना? तो इसको कहते हैं डेटरेंस। जब आप सामने वाले पे इसलिए हमला नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने हमला किया तो इतनी तबाही होगी कि उसे झेला नहीं जा सकता। ठीक है? और कई बार ये दो न्यूक्लियर देशों के बीच भी होता है, ये इस पे हमला नहीं कर रहा, ये इस पे हमला नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि दोनों को पता है कि अगर लड़ाई हुई तो इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा कि दोनों के दोनों झेल नहीं पाएंगे। जैसा कि कोल्ड वॉर के अंदर हुआ। कोल्ड वॉर इतनी लंबी क्यों चली? उसकी वजह यह है कि यूएसए भी बहुत ताकतवर था, यूएसएसआर भी बहुत ताकतवर था। दोनों को पता था कि अगर हम लड़े तो इतनी डिस्ट्रक्शन होगी कि ना वो झेल पाएगा और ना हम झेल पाएंगे। क्लियर? इसके अलावा डिफेंस तो है ही भाई, वो तो हमने अभी कर ही लिया कि डिफेंस, आप वॉर के अंदर डिफेंस करो, अपने आप का बचाव करो, वो एक बेटर स्ट्रेटेजी हमेशा होती है। आगे देखिए, अब क्या ऐसा करें कि हम ये इन खतरों से बचे रहें, सेपरेटिस्ट मूवमेंट, सिविल वॉर, बाहर की मिलिट्री के खतरे, इनसे कैसे बचे रहें? तो देखिए, पहला तरीका है बैलेंस ऑफ पावर। क्या कहता है बैलेंस ऑफ पावर? बैलेंस ऑफ पावर कहता है, भाई इसका स्क्रीनशॉट लेना अगर आपको नोट्स चाहिए तो, ठीक है ना। बैलेंस ऑफ पावर क्या कहता है? बैलेंस ऑफ पावर कहता है कि भाई अगर आपके पड़ोसी ने, जो आपका पड़ोसी है ए और आप हैं बी, आपके पड़ोसी ने अगर दो हथियार खरीदे हैं तो आप भी दो खरीदिए। वो तीन खरीद रहा है तो आप भी तीन खरीदिए। वो चार खरीद रहा है तो आप भी चार खरीदिए। आप पावर को बैलेंस रखिए, क्योंकि हो सकता है कि आज आपका पड़ोसी आपके साथ बहुत अच्छा है, आप पे कोई हमला करने के बारे में नहीं सोच रहा, लेकिन भविष्य का कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है आने वाले टाइम में वो आपके प्रति अच्छा रवैया ना रखे और आप पर हमला कर दे। तो आप अगर रेडी रहोगे, उसके बराबर वेपन आपके पास होंगे, तो सामने वाला जल्दी से आपके ऊपर हमला नहीं करेगा। क्लियर है? दूसरा देखिए, अलायंस बिल्डिंग। क्या कहता है अलायंस बिल्डिंग? अलायंस बिल्डिंग कहता है कि भाई एक राज्य को अपने दोस्त बना के रखने चाहिए। जितने ज्यादा आपके दोस्त होंगे, आप पे कोई हमला करने के बारे में नहीं सोचेगा। अगर सोचेगा तो आपके पास तरीका है उससे टैकल करने का। जैसे दुनिया में एक ही बड़ा मिलिट्री अलायंस है जिसका नाम है नाटो, जो आज तक चल रहा है कोल्ड वॉर से, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आज तक चल रहा है। इसमें 30 से 35 देश हैं और इन सब ने आपस में कसम खाई हुई है कि हम में से किसी एक पर भी हमला हुआ तो हम सारे मिलके उस पर हमला करेंगे। तो इट इज अ रिटन ट्रीटी। ठीक है, तो आपको अलायंस बनानी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देता हूं आपको, 1971 में इंडिया ने भी अलायंस बनाया था। किसके साथ? यूएसएसआर के साथ, जिसे इंडिया यूएसएसआर फ्रेंडशिप ट्रीटी कहा जाता है, जो 20 सालों के लिए थी। इस ट्रीटी के थ्रू अगर इंडिया पे कोई हमला होता तो यूएसएसआर मानेगा कि उस पर हमला हुआ है और वो हमारी मदद करने आएगा। क्लियर? आगे देखिए, डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट का क्या मतलब होता है? डिसआर्मामेंट का मतलब होता है कि कुछ तरह के वेपन्स आप हमेशा के लिए छोड़ देंगे, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। आर्म का मतलब होता है हथियार, डिस मतलब उन्हें खत्म कर देना। कुछ हथियारों को आपको क्या करना है? गिव अप करना है। क्या ऐसा कभी हुआ है पूरी दुनिया में? बिल्कुल हुआ है। 1972 में एक बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन हुआ, बीडब्ल्यूसी, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन हुआ, जहां पर कई सारे देशों ने मिलकर यह डिसाइड किया, 155 देश थे, इन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बायोलॉजिकल वेपन क्या हो गया? मान लो मेरे को सामने वाले देश से लड़ाई करनी है, मैंने उनके देश के अंदर एक वायरस छोड़ दिया पानी के थ्रू, तो पूरा देश ही खत्म हो जाएगा। इस लड़ाई का तो कोई अंत ही नहीं है। आज मैं एक वायरस बना रहा हूं, कल वो दूसरा बनाएगा, मैं तीसरा बनाऊंगा, वो चौथा बनाएगा, तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है। इस वजह से 155 देशों ने डिसाइड किया कि हम लोग बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लियर? उसके बाद देखिए, उसके बाद एक और कन्वेंशन हुआ जिसका नाम है केमिकल वेपन कन्वेंशन। जिसका नाम है केमिकल वेपन कन्वेंशन। कब हुआ? 1992 में। कितने देश थे इसमें? 181 देश थे।
इन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि हम किसी भी तरह के केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि केमिकल वेपन्स का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो केमिकल वेपन बड़े खतरनाक हैं। आपको गोली से लड़ने की जरूरत ही नहीं, आप हेलीकॉप्टर में क्या नाम है कोई खतरनाक सा केमिकल बॉर्डर पे लाके डाल दोगे, लोग ऐसे ही मर जाएंगे। तो केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल बैन किया गया। कितने देशों के द्वारा? 181 देशों के जरिए। इसे कहा जाता है डिसआर्मामेंट, कि इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेपन को हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूं मैं। आर्म्स कंट्रोल। अब यहां पे आर्म्स मतलब वही वेपन, कंट्रोल यानी कि उनकी लिमिटेशन कर देनी है कि इससे ज्यादा हम इन वेपन को डेवलप नहीं करेंगे, इससे ज्यादा हम इन वेपन को एक्वायर नहीं करेंगे। तो आर्म्स कंट्रोल इज अबाउट एक्वायरिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वेपन, एक्वाजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वेपन। क्या है भाई इसके अंदर? एक ट्रीटी है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, जो 1972 में बनी। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी जो 1972 में बनी। इस ट्रीटी को साइन किया अमेरिका और यूएसएसआर ने, क्योंकि उस टाइम कोल्ड वॉर चल रहा था और ये टाइम पीरियड वो है जब कोल्ड वॉर डिक्लाइन पे था। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर आपस में समझौता किया कि भाई हम लोग एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे या कम करेंगे, लिमिट कर देंगे हम इसके नंबर्स को। इसके अलावा अमेरिका और सोवियत यूनियन ने मिलकर और भी ट्रीटी साइन की, जैसे सॉल्ट 1, सॉल्ट 2, स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी 1, स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी 2, स्टार्ट 1, स्टार्ट 2, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी 1, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी 2। तो इसके अंदर भी कई तरह के आर्म्स को रिड्यूस किया गया। कहा गया कि भाई हम इससे ज्यादा इस आर्म्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस तरह के वेपन का इस्तेमाल इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे। क्लियर है जी? आगे बढ़ते हैं। अब एक नई ट्रीटी आती है, इसका नाम है एनपीटी। ये भी क्या है? ये भी एक आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी ही है। क्या कहती है ये ट्रीटी? पहले समझ लेते हैं। एनपीटी का मतलब है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। कब बनी है? 1968 में। क्या कहती है ये ट्रीटी? ये ट्रीटी कहती है कि आप लोग न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं करोगे। कौन लोग नहीं करेंगे भाई? 1967 तक जिन देशों ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया वो तो ठीक है, इसके बाद अब कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। किस किसने बना लिया था न्यूक्लियर बॉम्ब? पहले ही समझते हैं। 5 देशों ने बनाया था। कौन? वही जो यूएन के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है, जैसे यूएस, यूके, फ्रांस, देन यूके हो गया, चाइना, और यूएस, यूके, रशिया। इन देशों ने, उस टाइम यूएसएसआर हुआ करता था, इन देशों ने न्यूक्लियर बम बना लिया था 1967 तक। अब इन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि बाकी दुनिया न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगी। तो ये बात बड़ी अजीब नहीं लग रही कि भाई तुमने तो बना लिया और अब नहीं बनाने दे रहे? तो दोगलापन है एक तरीके का। तो इस वजह से इंडिया ने इस ट्रीटी को कभी साइन नहीं किया, क्योंकि इंडिया का मानना है कि जो ये ट्रीटी है ये कैसी है? इट इज डिस्क्रिमिनेटरी, भेदभाव करने वाली ट्रीटी है ये। इस वजह से इंडिया ने इस ट्रीटी पे कभी साइन नहीं किया। क्लियर? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्या होता है अगला समझते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मतलब है आपका जो दुश्मन है या जो दुश्मन हो सकता है, आप उनके साथ कुछ चीजें शेयर करो, अपने कुछ आइडिया शेयर करो, इंफॉर्मेशन शेयर करो अपने दुश्मन के साथ, राइवल के साथ, अप टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ कोर्स। अपने मिलिट्री इंटेंशन शेयर करो, अपने मिलिट्री प्लान शेयर करो, ताकि सामने वाला ये क्लियर रहे कि भाई मेरे ऊपर कोई सरप्राइज अटैक नहीं होने वाला। इससे क्या होगा? इससे लड़ाई कम होगी। मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं कि इंडिया जो है वो अभी 2 लाख की फोर्स कश्मीर की तरफ रवाना कर दे, तो पाकिस्तान तो एकदम चौकन्ना हो जाएगा। उसे लगेगा भाई हमारे ऊपर हमला होने वाला है, इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है। ऐसे में खामाखा का एक्सेलरेशन होगा। इससे बेटर हम, जब हमें क्लियर है कि हम हमला नहीं करने वाले पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान को हम पहले ही इन्फॉर्म कर दें इस बारे में कि भाई हम इस पर्टिकुलर काम के लिए इतनी आर्मी को वहां पर भेज रहे हैं। तो फिर ऐसे आपस में मनमुटाव होगा ही नहीं, आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक तरह का प्रोसेस है जिसके अंदर आप अपने राइवल के साथ ये इंश्योर करते हो कि हम आपके साथ लड़ाई में नहीं जाने वाले,
तो किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो उसे सॉल्व कर लो, किसी भी तरह का मिस परसेप्शन है तो वो वहीं की वहीं सॉल्व हो जाए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये सारा हो गया ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का पार्ट। ठीक, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में क्या था भाई? वॉर था, मिलिट्री एक्शन एक्सटर्नल के अंदर, इंटरनल में क्या था? सेपरेटिस्ट मूवमेंट और सिविल वॉर। अब आते हैं नॉन ट्रेडिशनल नोशन पे। नॉन ट्रेडिशनल में मैंने आपको दो बताया था, ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी, याद है सबको? तो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। नॉन ट्रेडिशनल यानी आज का, नए जमाने के क्या क्या खतरे हैं हमारे पास। तो नए जमाने के खतरे मिलिट्री से और ऊपर उठ चुके हैं। अब सिर्फ मिलिट्री ही हमारे लिए थ्रेट नहीं बचा, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ह्यूमन एग्जिस्टेंस को खतरा है। क्या है वो चीजें? देखिए, ह्यूमन सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी एंड स्टेट सिक्योरिटी शुड बी एंड ऑफन आर द सेम थिंग। ह्यूमन सिक्योरिटी बोल लो या स्टेट सिक्योरिटी बोल लो, एक ही बात है। मतलब क्या है इसका? कि हमें अपने सिटीजन्स को बचाना है किसी भी फॉरेन अटैक से, ठीक है, या कोई भी ऐसी कंडीशन से जहां पर हमारा बचना नामुमकिन हो या हमारा बचना मुश्किल होता जा रहा हो। पिछले 100 सालों में अगर हम डेटा देखें तो ज्यादातर लोग जो हैं वो अपने ही देश की गवर्नमेंट के द्वारा मारे गए हैं, एज कंपेयर टू बाहर से किसी ने आके मारा। यानी हमें कई खतरे तो अपने ही देश की सरकारों से हैं, ठीक है ना? तो ह्यूमन सिक्योरिटी का प्राइमरी गोल क्या है? इंडिविजुअल की प्रोटेक्शन। क्या है? इंडिविजुअल की प्रोटेक्शन, मेरी सिंगल पर्सन की प्रोटेक्शन। दैट इज द गोल ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। लेकिन ये एक बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट है जिसमें आप सिर्फ इंडिविजुअल की बात कर रहे हो, ठीक है? जबकि इसका ब्रॉड कॉन्सेप्ट क्या है? इसके ब्रॉड कॉन्सेप्ट में आता है कि सिर्फ आपको इंडिविजुअल की बात नहीं करनी, आपको ऐसे इश्यूज की बात करनी है जिससे सब लोग परेशान है, पूरी ह्यूमन एग्जिस्टेंस परेशान है। जैसे हंगर, जैसे डिजीज, जैसे डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर, जैसे वॉर, जैसे जेनोसाइड, जैसे टेररिज्म, ठीक है? इन खतरों ने आज के टाइम में इंसान का जीना मुश्किल किया हुआ है। हम लोग सिक्योर फील नहीं कर पा रहे हैं। तो नैरो कॉन्सेप्ट तो आपने ह्यूमन सिक्योरिटी देख लिया, बट ब्रॉड कॉन्सेप्ट क्या है? ब्रॉड कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली ग्लोबल सिक्योरिटी, जहां पे आप सबकी बात कर रहे हो। आप बात कर रहे हो ऐसे खतरों की जो बॉर्डर से परे हैं। सिर्फ इंडिया के लोग खतरे में नहीं है, उसमें पाकिस्तान के लोग भी खतरे में हैं, मालदीव्स के भी हैं, अमेरिका के भी, ठीक है? जैसे ग्लोबल वार्मिंग, जैसे टेररिज्म, जैसे हेल्थ एपिडेमिक, जैसे बर्ड फ्लू, एड्स। ये कोई एक बॉर्डर के अंदर तो नहीं है, पूरी दुनिया इससे परेशान है। अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो उसका असर अमेरिका पे भी पड़ रहा है, उसका असर इंडिया पे पड़ रहा है, उसका असर श्रीलंका पे पड़ रहा है। अगर बीमारियां फैल रही हैं तो आपने कोविड देखा, कोविड के अंदर क्या हुआ? कोई एक देश तक था कोविड? नहीं, पूरी दुनिया में कोविड फैल गया। तो आज के समय में कई प्रॉब्लम है जो ग्लोबल सिक्योरिटी से संबंधित है, जहां पे इंसान इंसान को नहीं मार रहा, लेकिन कई तरह की प्रॉब्लम्स इंसानों को मार रही है, और वो भी डिस्प्रपोर्शनेटली, कई जगह ज्यादा तो कई जगह कम। और इन प्रॉब्लम को हम लोग अकेले सॉल्व नहीं कर सकते। नो कंट्री कैन सॉल्व दीज इशू, सॉल्व दीज प्रॉब्लम एलोन। हमें ग्लोबल लेवल पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ पिघल रही है, तो बर्फ पिघलने से क्या हो रहा है? समुद्र का पानी बढ़ रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है। तो सी लेवल जो है वो लगभग 1.5 से 2 मीटर राइज हुआ है, जिसकी वजह से 20% बांग्लादेश डूब चुका है, जिसकी वजह से कई एरिया मालदीव्स में डूबने की कगार पर है, जिसकी वजह से थाईलैंड की आधी पॉपुलेशन खतरे में है। क्योंकि जब सी लेवल बढ़ेगा तो किसी एक देश के आसपास नहीं बढ़ेगा, वो ऑल ओवर बढ़ेगा, और जो देश ज्यादा नीचाई पे होंगे वो देश डूबने की कगार पर होंगे, वो देश जल्द ही डूब जाएंगे। ठीक है जी, देखिए आगे। तो आज के समय में और नए नए खतरे क्या हैं? पहला खतरा है टेररिज्म। क्या कहता है टेररिज्म? टेररिज्म क्या है? टेररिज्म बेसिकली एक सिस्टमैटिक यूज है किसका? वायलेंस का, और वो भी ब्रूटल वायलेंस, ठीक है? जहां पर आपका मकसद क्या है? आपका मकसद है डर फैलाना। आपको क्या फैलाना है? डर, फेयर फैलाना है आपको समाज के अंदर, ठीक? इसको करने के कई तरीके होते हैं, कई पर्पस होते हैं।
इसका मेनली पर्पस जो देखने को हमें मिला है, या तो इसका कोई पॉलिटिकल पर्पस होता है कि भाई मुझे इस सरकार को हटा के अपनी सरकार बनानी है, तो मैं वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा हूं, टेररिज्म का इस्तेमाल कर रहा हूं, जैसे पाकिस्तान करता आया है। या इसके रिलीजियस पर्पस भी हो सकते हैं, अपने रिलीजन को फैलाने के लिए सामने वाले के रिलीजन के लोगों को मरवाना भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, तो पॉलिटिकल और रिलीजियस कारण होते हैं टेररिज्म के, पहली बात। दूसरी बात, टेररिज्म नॉर्मली कैसे होता है? भाई आपने कोई प्लेन हाईजैक कर लिया, आपने कहीं पर बॉम्ब प्लांट कर दिया, ट्रेन में, कैफे में, मार्केट में, जहां पर ज्यादा लोग हो, भीड़ हो, ताकि ज्यादा लोग मरे, उसका इंपैक्ट ज्यादा लोगों पर पड़े, तो इसलिए बॉम्ब्स को ऐसी जगह पर लगाया जाता है। जैसे इसका एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है पूरी दुनिया में, अमेरिका में 9/11 का हमला हुआ था, आपने सुना होगा। 9/11 को उल्टा पढ़ते हैं हम 11 सितंबर, तो 11 सितंबर 2001 को टेररिस्टों ने अमेरिका के 4 जगहों पर हमला किया। एक्चुअली 4 प्लेन थे, वो अमेरिका में घुस आए, कुछ अरब कंट्रीज से उड़ रहे थे वो, तो उन्हें हाईजैक कर लिया गया। और वो अमेरिका में घुसने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमेरिका की 4 सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स पर उन प्लेन को क्रैश करवा दिया। उनमें से जो सबसे फेमस जो सिनेरियो आया, वो आया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से, जो अमेरिका में था, ट्विन टावर जिन्हें कहा जाता है, 2 टावर बने हुए थे ऐसे, और इन टावर्स पर प्लेन क्रैश हो गया, एक प्लेन, दूसरा प्लेन, और काफी लोग मारे गए, जिससे पहली बार अमेरिका ने टेररिज्म की तरफ ध्यान दिया। उससे पहले अमेरिका को टेररिज्म कोई बहुत बड़ी चीज लगती नहीं थी, क्योंकि अमेरिका उससे परेशान नहीं था। हम तो हमेशा से परेशान रहे हैं, इंडिया तो पिछले 50 साल से हम लोग टेररिज्म से परेशान हैं, बट अमेरिका के लिए टेररिज्म नया था। अमेरिका ने पहली बार देखा कि टेररिज्म क्या कर सकता है, और उसके बाद तो पूरी दुनिया में आज के टाइम में टेररिज्म है। इवन पाकिस्तान जो खुद टेररिज्म को फैलाता है, वो खुद ये कहता है कि हम भी टेररिज्म से परेशान हैं, क्योंकि उसके भी लोग मर रहे हैं टेररिस्ट के जरिए। ठीक है ना, तो यूरोप में, लैटिन अमेरिका में, साउथ एशिया में, मिडल ईस्ट में, हर जगह टेरर अटैक हुए हैं। इंडिया में एक फेमस बताता हूं, इंडिया में हुआ था 26/11, 26 नवंबर को हुआ था ये, ताज होटल पे, बड़ा फेमस अटैक है ये। मुंबई के ताज होटल में टेररिस्ट अटैक हुआ था, जहां पर कई लोगों को बंदी बना लिया गया था, और बड़ी मुश्किल से उन्हें छुड़ाया गया जब हमारे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वहां पर पहुंचे, एनएसजी कमांडो वहां पे पहुंचे। तो ये बड़ा दिल दहला देने वाला मंजर था इंडिया के लिए। अब बात करते हैं पॉवर्टी, टेररिज्म हो गया, पॉवर्टी पे बात करते हैं। गरीबी भी एक इनसिक्योर करने वाली चीज है, इससे भी लोग मर रहे हैं। पूरी दुनिया में आज के टाइम में 760 करोड़ लोग हैं, और ये आने वाले समय में 1000 करोड़ हो जाएंगे। ठीक है, ये 1000 करोड़ हो जाएंगे कब? ये अभी कुछ सालों में हो जाएंगे 1000 करोड़। लेकिन मजेदार बात क्या है, दुनिया की आधी पॉपुलेशन सिर्फ 6 देशों में है। आधी पॉपुलेशन, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, दुनिया की आधी पॉपुलेशन इन 6 देशों के अंदर है। और मजेदार बात क्या, ये दुनिया के 6 देश सबसे गरीब देशों के भी पार्ट है, और इन 6 देशों में आने वाले 50 सालों में पॉपुलेशन ट्रिपल होने वाली है, 3 गुना बढ़ने वाली है। और जो अमीर देश हैं, वहां पर पॉपुलेशन कम होती जा रही है, पॉपुलेशन श्रिंकेज देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। इन देशों में बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है लगातार। तो ये देखने को हमें मिलता है कि जहां पर इनकम ज्यादा है लोगों के पास, वहां पॉपुलेशन कम है, और जहां इनकम कम है वहां पॉपुलेशन ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है, जिन देशों में इनकम ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है, वहां के लोगों की इनकम और बढ़ती जाएगी वक्त के साथ। ठीक है, जबकि जो लो इनकम ग्रुप है, लो इनकम कंट्रीज है, वहां पे और गरीबी फैलेगी वक्त के साथ साथ। तो पूरी दुनिया डिवाइडेड है between northern countries and southern countries. The northern countries are the developed countries. The northern countries have low population. The northern countries are richer countries, whereas the southern countries are underdeveloped. Are underdeveloped. The southern countries are poor countries. ठीक है जी, आगे देखो। तो ये जो डिस्पैरिटी हमें देखने को मिलती है बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ, ये बड़ी प्रॉब्लम की जड़ है। ठीक है, इसी वजह से आप ये भी देखोगे, जितने भी ये गरीब देश हैं, इनके अंदर ही सबसे ज्यादा आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले हैं।
लड़ाइयां सबसे ज्यादा गरीब देशों में ही हुई हैं। अफ्रीका में सबसे ज्यादा लड़ाइयां देखने को मिली हैं हमें पिछले 50 सालों में, जो दुनिया का सबसे पुअरेस्ट रीजन भी है। ठीक है, 21st सेंचुरी में ज्यादातर लोग वॉर्स के अंदर मरे हैं। मोर पीपल वर बीइंग किल्ड इन वॉर्स इन दिस रीजन देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंबाइंड। इस अफ्रीका में इतनी लोग मरे हैं जंग के अंदर जितने पूरी दुनिया में नहीं मरे। तो पॉवर्टी कहीं ना कहीं जंग को भी बढ़ावा देती है। पॉवर्टी कहीं ना कहीं वॉर को भी बढ़ावा देती है, और कहीं ना कहीं ये माइग्रेशन को भी बढ़ावा देती है। जब आप गरीब होंगे तो आप अपनी सिचुएशन को सुधारने के लिए उस जगह से निकलोगे। कहां? बेटर जगह की तलाश में। आइए माइग्रेशन की बात करते हैं। पूरी दुनिया में लोग माइग्रेट कर रहे हैं दो तरीके से, एक अपनी मर्जी से और एक जबरदस्ती। अगर आप मर्जी से कर रहे हैं तो आप माइग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मजबूरी में जा रहे हैं तो आप रेफ्यूजी हो। समझाता हूं कैसे। दो तरीके होते हैं, एक होता है पुश फैक्टर, एक होता है पुल फैक्टर। पुश मतलब आपको आपके देश से भेजा जा रहा है जबरदस्ती। आपके देश में ऐसे हालात हो गए हैं कि अब आपका वहां पर रहना नामुमकिन हो गया है, और अब आपको किसी और देश में जाके, किसी और जगह जाके अपने आप को बसाना पड़ेगा, वरना आप बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, ये होता है पुश फैक्टर। जैसे कश्मीर के अंदर 1990s में कश्मीरी पंडितों को घर खाली करके भागना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। यह हो गया पुश फैक्टर। या मान लीजिए किसी देश में वहां की गवर्नमेंट ही अपने लोगों को मरवा रही है, ठीक है, वहां रहना बेहाल हो चुका है, सिविल वॉर चल रही है, तो लोग भाग भाग के आते हैं। ठीक, इसे कहेंगे हम रेफ्यूजी। पुल फैक्टर क्या होता है? पुल फैक्टर होता है कि आपको कोई अपनी तरफ खींच रहा है। क्या देख के खींच रहा है? भाई बेटर अपॉर्चुनिटीज, है ना। आपको लग रहा है भाई मैं उस देश में चला जाऊंगा तो वहां बेटर अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी, वहां पर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, बेटर जॉब मिलेगी, तो आप खींचे चले जा रहे हो, मर्जी से जा रहे हो। तो आप क्या हो रहे हो? माइग्रेट हो रहे हो। नॉर्मली जो कंट्रीज हैं वो रेफ्यूजियों को तो ले लेती हैं, क्योंकि उन्हें पता है भाई परेशान होके आए हैं ये लोग। लेकिन जो लोग मर्जी से आ रहे हैं उन्हें जल्दी से ये लोग नहीं लेते, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई हमारी नौकरियां छीनेंगे हमारे देश में आके। ठीक है ना, इसलिए ये लोग जल्दी से माइग्रेटेड लोगों को नहीं लेते। तो ये जो माइग्रेशन होता है ये भी दो तरीके का होता है। एक देश के अंदर अंदर हो रहा है, भाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप जा रहे हो। जैसे बिहार से लोग दिल्ली बहुत आते हैं, मुंबई बहुत जाते हैं, उड़ीसा से लोग तमिलनाडु बहुत जाते हैं। ठीक है ना, ये हो गया इंटरनली डिस्प्लेसमेंट। एक होता है एक देश से दूसरे देश, जैसे अफ्रीका के लोग इंडिया आते हैं, इंडिया के लोग अमेरिका जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं, लंदन जाते हैं। तो ये आपका कंट्री वाइज हो गया। अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया में रेफ्यूजी जो निकले हैं पूरी दुनिया से, वो ज्यादातर उन राज्यों से, उन देशों से निकले हैं जिन देशों में वॉर हो रही है या आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। और ये ज्यादातर अफ्रीका के देश, साउथ एशिया के देश आपको देखने को मिलेंगे। 1990 से 1995 सिर्फ 5 सालों में 70 देश जंग के अंदर गए, 93 जंगें हुई और 55 लाख लोग मारे गए सिर्फ 5 सालों में। जंगों के अंदर, जंग के अंदर 5 सालों में 55 लाख लोग मारे गए हैं। बहुत बड़ी बात है अपने आप में, 55 लाख लोगों का मारा जाना। लोगों का लाइवलीहुड डिस्ट्रक्ट हो गया, उनकी आइडेंटिटी डिस्ट्रक्ट हो गई, और साथ ही साथ इन्वायरमेंट जहां वो रह रहे हैं वो तो डिस्ट्रक्ट होना ही, खत्म होना ही। इसके बाद हेल्थ प्रॉब्लम, ये भी गरीबी से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, कि जो गरीब होगा उसकी हेल्थ ज्यादा ही खराब होगी। पूरी दुनिया में कई तरह की बीमारियां फैलती हैं, HIV एड्स, बर्ड फ्लू, सार्स, कोविड भी इसी का पार्ट था, सार्स का ही। अब ये कैसे फैलती है? माइग्रेशन के जरिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बिजनेस करने के लिए लोग जाते हैं, टूरिज्म के लिए लोग जाते हैं, कई बार मिलिट्री भी अपने साथ कीटाणु लेके जाती है बीमारियों के, जानबूझ के नहीं, चले जाते हैं वो। जैसे अगर मान लीजिए हमारे इंडिया में कोविड हो चुका, तो हमारे अंदर कोविड को लेके एक जो बैक्टीरियाज हैं वो डेवलप कर गए हैं। अगर मैं किसी और जगह जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली वो अपने साथ लेके जाऊंगा। जो लोग कभी कोविड से अफेक्ट नहीं होंगे वो लोग अब हो जाएंगे। 2003 तक 4 करोड़ लोग HIV एड्स से इफेक्टेड थे, और इन 4 करोड़ में से 2/3 जो लोग हैं वो खाली अफ्रीका से थे। यानी अफ्रीका में
हर चार में से 3 व्यक्ति आप कह सकते हो HIV एड्स का शिकार था, पूरी दुनिया में से। ठीक है ना, पूरी दुनिया में से हर 4 लोगों में से 3 व्यक्ति अफ्रीका के थे, बेसिकली ये कह सकते हो आप। ठीक है, अब नॉर्थ अमेरिका में बाकी देशों में HIV एड डाउन गया, बट अफ्रीका में नहीं गया। क्यों? क्योंकि भाई इन्होंने बीमारियों की दवाई बना ली। अब जब अफ्रीका वाले कह रहे हैं भाई हमें दवाई दे दो, तो ये दवाई देते नहीं है, ये महंगी दवाई बेचते हैं। तो अफ्रीका जैसे गरीबी की वजह से आपके यहां पर क्या हो रहा है, दवाई भी नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं गरीबी भी हेल्थ एपिडेमिक्स कराती है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको हेल्थ ट्रीटमेंट भी नहीं मिलेगा। जैसे कोविड हो गया, ब्लैक फंगस हो गया, येलो फंगस हो गया, डेंगू, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, कोलरा, ये सब ऐसी बीमारियां हैं जो रूप बदल बदल के हर साल आती रहती हैं और ये कभी मरने वाली नहीं है। आज से 100 साल बाद भी बीमारियां होंगी, क्योंकि इनके जो बैक्टीरिया हैं वो अपने रूप बदलते रहते हैं। जैसे जैसे नई नई दवाइयां आती हैं ये अपने रूप बदल लेते हैं और फिर से आ जाते हैं, फिर से आ जाते हैं, फिर से आ जाते हैं। 1990s में ब्रिटेन ने कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान किया। क्यों? क्योंकि यहां पर एक बीमारी फैल गई, मैड काउ डिजीज, जिसकी वजह से जानवर मरने लगे। और जानवरों के मरने से, क्योंकि वहां पे एक बड़ा आहार जानवर ही है इंसानों का, इसके अलावा जो आपको कह सकते हो आप, जो दूध है या जो मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं वो भी आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि जानवरों में बीमारी फैल गई। तो बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ था सिर्फ बीमारी फैलने से। अगर इसमें एक और चीज आती है, एक आता है आपसे पूछा जाता है कि एपिडेमिक और पेंडेमिक में डिफरेंस बताओ। तो एपिडेमिक होता है कि भाई जो थोड़े से रीजन के अंदर फैलती है बीमारी, उसे एपिडेमिक कहोगे आप। पेंडेमिक जो बड़े रीजन में बीमारी फैलती है, अक्रॉस द बॉर्डर बीमारी फैलती है, उसे पेंडेमिक कहोगे। जैसे कोविड वाज अ पेंडेमिक। ठीक है जी, कोविड वाज अ पेंडेमिक। तो ये सब कहानियां हैं, सारी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, कैसे सॉल्व करें। जैसे हमने ट्रेडिशनल में देखा ना, कैसे सॉल्व करेंगे, अलायंस बिल्डिंग करके, बैलेंस ऑफ पावर करके। यहां पर इन ग्लोबल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, तो उसका एक तो तरीका है कि दो देश आपस में बातचीत करें, कोलैबोरेशन करें, कोऑपरेट करें। दो देश आपस में बातचीत करेंगे तो उसे बायलेटरल कहेंगे। रीजनल लेवल पर भी बातचीत हो सकती है, जैसे सार्क के जरिए, एशियान के जरिए, ईयू के जरिए। कॉन्टिनेंटल लेवल पर भी बातचीत हो सकती है, ग्लोबल लेवल पर भी बातचीत हो सकती है, जैसे यूएन के जरिए। ठीक है, इसके अलावा और भी कई प्लेयर हैं, जैसे यूएन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है। ये लोग भी मदद कर सकते हैं कोऑपरेट करने में। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी एनजीओ है, रेड क्रॉस सोसाइटी जैसी एनजीओ है, कई सारे प्राइवेट फाउंडेशन हैं, चैरिटीज हैं, चर्च हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, एसोसिएशन हैं, ये भी मदद कर सकते हैं। कई सारे बिजनेसमैन मदद कर सकते हैं, कॉरपोरेशंस मदद कर सकती हैं। बड़ी बड़ी फेमस पर्सनैलिटी लाइक मदर टेरेसा, जिन्हें सिर्फ एक देश में नहीं कई देशों में माना जाता है, नेल्सन मंडेला जैसे लोग, इनके जरिए कॉपरेशन किया जा सकता है। दुनिया एक साथ आ सकती है, अलग अलग इश्यूज पर बात की जा सकती है। ठीक है जी, तो ये तरीके हो सकते हैं बात करने के। और क्योंकि आपस में हम, ये कोई एक आदमी, एक देश इन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, ये बात लिख लो। इन प्रॉब्लम्स को लोगों को मिलके ही सॉल्व करना पड़ेगा, ग्लोबल लेवल पर सहमति बना के ही सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंडिया के पॉल्यूशन करने से ही पूरी दुनिया में पॉल्यूशन हो रहा है। अगर अमेरिका पॉल्यूशन करेगा तो वो भी एक ना एक दिन इंडिया तक पहुंचेगा। वो भी कहीं ना कहीं ओजोन लेयर में छेद कर ही रहा होगा, वो ओजोन लेयर की छेद का असर इंडिया पर भी पहुंचेगा। तो आपको अमेरिका के साथ मिलके काम करना पड़ेगा, आपको पूरी दुनिया के साथ मिलके काम करना पड़ेगा। ह्यूमन राइट्स, हमारे कुछ ह्यूमन राइट्स हैं, उन्हें बचाना बहुत जरूरी है। पहला राइट है हमारा पॉलिटिकल राइट, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक जगह असेंबल होने का राइट। सेकंड है इकोनॉमिक राइट, सोशल राइट, बेसिक है ना, कुछ नहीं है इसमें खास जो आपको अलग से लर्न करना हो, बेसिक बातें हैं। थर्ड टाइप ऑफ राइट जो है वो है उन लोगों का राइट जिन लोगों को कॉलोनी बनाया गया, जैसे ब्रिटेन ने इंडिया को कॉलोनी बनाया, तो हमारे कुछ राइट है। एथनिक कम्युनिटी के राइट और जो इंडिजीनियस लोग हैं उनके राइट। इन राइट्स की भी प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये राइट प्रोटेक्शन नहीं होंगे
तो जो इंडिविजुअल है वो सिक्योर फील नहीं करेगा, और वो सिक्योर फील नहीं करेगा तो ये भी एक सिक्योरिटी इशू है। तो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी बहुत जरूरी है, और ये सारे हमारे ह्यूमन राइट हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि ह्यूमन राइट्स को लेके कोई बहुत ज्यादा एग्रीमेंट्स नहीं है हमारे बीच। यूएन ने यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स तो बनाए हुए हैं, लेकिन कई देश इन्हें मानते हैं, कई देश नहीं मानते, और अगर इन्हें कोई नहीं मानता तो यूएन क्या करेगा ये भी क्लियर नहीं है। तो ये भी एक अपने आप में प्रॉब्लम है। इसके अलावा लोग वैसे भी मर रहे हैं, लड़ाइयों में मर रहे हैं। 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला किया, तब लोग मरे। रवांडा में जेनोसाइड हुआ, जेनोसाइड होता है मास लेवल पे किलिंग्स, तब लोग मरे। इंडोनेशिया की मिलिट्री ने ईस्ट तिमोर में लोगों को मारा। अब ऐसे मामलों में जहां ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं, यहां यूएन को इंटरवीन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये डिबेट का पार्ट है। ठीक है, कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए, किसको ह्यूमन राइट अब्यूज माने, किसको ना माने, गॉड नोस। तो ये बड़ी पावर है। ठीक है। कई लोगों का मानना है कि हमें यूएन को पावर देनी चाहिए कि वो ऐसे मामलों में डिफेंस करने आए, बट कई लोगों का मानना है कि आज के टाइम में नेशनल इंटरेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुका है। कई बार कई नेशन यूएन से भी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, इसलिए यूएन को बीच में नहीं आना चाहिए। इन सबके बीच इंडिया क्या कर रहा है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद ये हमारा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। तो इट्स अ स्मॉल चैप्टर, आप आसानी से कर सकते हैं। वन शॉट वीडियो हो गई एक तरह से आपके लिए। इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी क्या है ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल खतरों के बीच, क्योंकि सारे खतरे हमारे लिए भी अवेलेबल हैं। हम पर भी कोई मिलिट्री हमला कर सकती है, हमारे यहाँ भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो सकती है, हमारे यहाँ भी सिविल वॉर हो सकती है, हमारे यहाँ पॉवर्टी है, हमारे यहाँ टेररिज्म भी हो सकता है, सब कुछ इंडिया के साथ हो सकता है। तो इंडिया क्या कर रही है? पहला, 4 पॉइंट है इसके, याद रखनी है पक्का, पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। पहला कंपोनेंट है इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का, टू स्ट्रेंथन इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटी। हमें अपनी मिलिट्री को मजबूत बनाना है। क्यों बनाना है मजबूत? क्योंकि इंडिया पर कई बार हमला हुआ है। 1947-48 में पाकिस्तान ने हमला किया, 65 में किया, 71 में किया, 1999 में किया, और चाइना ने 1962 में। तो इतनी बार जब हमारे ऊपर हमला हो चुका है तो फिर हमें अपनी मिलिट्री को मजबूत करना ही होगा। ये हो गया पहला। दूसरा कंपोनेंट क्या है हमारी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का, कि जो भी इंटरनेशनल लेवल पर नॉर्म्स बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, जो भी इंटरनेशनल लेवल पर एग्रीमेंट्स हो रखे हैं, हमें उन सब को मानना है, जिसमें सबकी सहमति है। क्योंकि जब सब लोग कानून के हिसाब से चलेंगे तो किसी को कोई दिक्कत होगी ही नहीं, कोई परेशानी होगी ही नहीं। इससे सबका इंटरेस्ट बना रहेगा। जैसे इंडिया ने आजाद होने के बाद इंडोनेशिया की आजादी की आवाज उठाई, इंडिया ने नैम बनाया जिसमें कई सारे देश आए, नॉन अलाइंड मूवमेंट, और मिलके हम लोगों ने अपनी बात रखी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, वर्ल्ड लेवल पर हमने। ठीक है, तो ये सब उसी का पार्ट है। थर्ड कंपोनेंट क्या है? तीसरा कंपोनेंट है कि हमें सिक्योरिटी चैलेंजेस को मीट करना है विद इन दी कंट्री, देश के अंदर। आज के टाइम में कई मिलिटेंट ग्रुप हमारे देश में घूम रहे हैं जिन्होंने हथियार उठा लिए हैं। ऐसा कोई भी ग्रुप जो अपनी बात को मनवाने के लिए हथियार उठा ले, दैट इज कॉल्ड अ मिलिटेंट ग्रुप। ये आपके देश के लोग ही हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे नागालैंड, मिजोरम, पंजाब, कश्मीर, इन सब जगह प्रॉब्लम है। ये सब लोग अलग होना चाहते हैं। ठीक, तो इन प्रॉब्लम से भी निपटना है हमें। कई लोग जो गुमराह हो गए हैं उन्हें सही रास्ते पर लेके आना है, कई लोग को समझा के लाना है, तो कई लोगों को मार के भी लाना है। ठीक, फोर्थ फाइनल क्या है भाई? इंडिया को अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना होगा। जब तक लोगों की जेब में पैसा नहीं आएगा तब तक लोग जो हैं वो सिक्योर फील नहीं करेंगे, क्योंकि पॉवर्टी एक बहुत बड़ा इशू है जो हमने अभी देखा। पॉवर्टी से माइग्रेशन है, पॉवर्टी से बीमारियां हैं। ठीक है, तो लोगों को जब तक जेब में पैसा नहीं आएगा तब तक बात नहीं बनेगी। और पैसा कैसे आएगा? अपनी इकोनॉमी को डेवलप करके। ये 4 तरीके इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का पार्ट है, जिससे ट्रेडिशनल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है और नॉन ट्रेडिशनल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है।
चैप्टर हो गया है खत्म। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वन गो में आपने देखी होगी। किसी को अगर लग रहा है मैं स्लो बोल रहा हूं तो प्लीज 1.2x 1.3x 2x जो करना है आपको करो। वीडियो देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और धीरे धीरे कोशिश करूंगा मैं बाकी चैप्टर्स की वीडियो भी इस पे मैं चैनल पे डालूं। और आप लोग जितना प्यार दे सकते हैं प्लीज दीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाइए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। दिस वाज सचिन बंसल साइनिंग ऑफ।